So you guys know what covalent bond are, right? Yes, sir. It is a bond formed due to sharing of electrons, and covalent bonding takes place between non-metals. That what we used to study in O level. ठीक है, नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. नॉन मेटल्स फ्रॉम ग्रुप 14 till group 17 and hydrogen also make a covalent bond. ठीक है, in O level we used to make a dot and cross diagram for covalent bonding, but in O level we used to say कि no shell can hold maximum of 8 electrons, right? But अब ऐसा नहीं है. We know elements from third period they have 3 principal quantum shell, and third principal quantum shell जो है वो maximum 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है. ठीक है, पहले तो हम ओ लेवल की कुछ कोवलेंट बॉन्डिंग को रिकॉल करते हैं. पहले तो ये भी देखना है कि कोवलेंट बॉन्ड बन कैसे रहा है. बेसिकली जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, इट इज स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड. जैसे अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करता हूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में आयनिक बॉन्डिंग होती है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ड्यू टू द चार्जेस ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड द ऑक्साइड, एंड जो +2 - 2 होती है. बट कोवलेंट बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्लोरीन की कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते थे. क्लोरीन मॉलिक्यूल, it was like this. A chlorine shares 1 electron, both the chlorine atom will share 1 electron. तो इनके बीच में बॉन्ड कैसे बन रहा है? बेसिकली जो क्लोरीन एटम है उसका जो न्यूक्लियस है it is positively charged, right? Why the nucleus of chlorine atom is positively charged? क्योंकि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. जब वो शेयरिंग करता है तो 17 प्रोटॉन्स लेफ्ट वाले क्लोरीन एटम्स के न्यूक्लियस में और 17 प्रोटॉन्स राइट वाले क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस में, और बीच में उन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाए हुए ना. तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स का भी रिलेटिव चार्ज देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स का भी रिलेटिव चार्ज देख रहे हैं. तो बीच में रिलेटिव चार्ज जो बन रहा है वो -2 बन रहा है, और जो प्रोटॉन्स का चार्ज है रिलेटिव चार्ज दैट इज पॉजिटिव. तो दोनों क्लोरीन के बोथ द बॉन्डेड एटम्स ऑफ क्लोरीन they have positively charged nuclei and they are attracting these negatively charged electrons. They both are trying to attract these negatively charged electron towards themselves. तो ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ना, between positively charged nuclei of the bonded atoms and the negatively charged shared pair of electron. समझ आई बात? Yes, sir. तो कोवलेंट बॉन्डिंग बेसिकली उसमें हो क्या रहा है कि इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. between shared pair of electrons and nuclei पॉजिटिव है, shared pair of electrons नेगेटिव है, of the bonded atoms. तो आपको क्या लगता है कि कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा या आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? Ionic. आयनिक बॉन्ड में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन +2 - 2 की है, और ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन +17 एक साइड पे, +17 दूसरे क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस, और बीच में -2. तो हायर चार्जेस किसमें है? कोवलेंट बॉन्ड में है ना, है या नहीं? जी सर. तो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हुआ. Yes, covalent bond is not just stronger than ionic bond, it is much stronger than ionic bond. ठीक है, I can prove you. You remember sodium chloride ionic lattice? ठीक है. Yes, sir. उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 801 डिग्री सेल्सियस होता है.
अच्छा, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में तो हम लोग जब उसका चेंज ऑफ स्टेट करवाते हैं, मेल्टिंग करवाते हैं या बॉइलिंग करवाते हैं, जैसे आइस है, इट्स अ सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल ना। तो what we have to do, we just have to overcome the weak intermolecular forces between the molecules in order to melt the ice. That's why it has a very low melting point, which is 0 degrees Celsius. In changing of state of simple covalent molecule, we do not have to break the covalent bonds. अगर आइस को मेल्ट कराने के लिए वाटर के जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, उनको अगर ब्रेक करना पड़ जाता तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो NaCl से भी ज्यादा हो जाए। लेकिन while changing the state of a simple covalent molecule, we just have to break the weak intermolecular forces of attraction. ठीक है, ये आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये ओ लेवल में इतना तो पढ़ा हुआ होता है हमने। तो यहाँ पे तो इसलिए ऐसा पता नहीं लगता कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है सिंपल कोवलेंट का। लेकिन डू यू रिमेम्बर स्टडीइंग जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते थे, लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट? If you have to melt the diamond, you have to break a large network of covalent bonds. इसमें डायरेक्टली कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे हमें। तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इट इज अराउंड 3550 डिग्री सेल्सियस। So can you see the difference between the melting point of ionic compound and the giant covalent structure? Why diamond has this much bigger melting point? क्योंकि उसमें covalent bonds break करने हैं. There is a large network of covalent bonds that need to be broken. Whereas in sodium chloride, there is a large network of ionic bonds that need to be broken. तो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है तभी डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट देखो इतना ज्यादा हायर है। ये 2 टाइम्स भी नहीं है बल्कि 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स से भी ज्यादा ही। 801 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो भी कुछ 2500 के करीब बनता है। 4 से मल्टीप्लाई करो उससे भी ज्यादा है। मतलब कोवलेंट बॉन्ड्स आर इनफैक्ट 4 टाइम्स, यू कैन से जस्ट अ रूल ऑफ थंब, रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन आयनिक बॉन्ड। समझ आई बात? तो वो जो हमारा परसेप्शन होता है ना कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड्स आर वीकर, नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज during the change of state of simple covalent molecule, we do not have to break the covalent bond, we just have to break the weak intermolecular forces, जिनका नाम van der Waals forces भी था। However, when we look up to giant covalent molecules और macro molecules, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिका आपने पढ़ा था वो लेवल में, तो इसमें we have to directly break the covalent bonds, वो भी एक नहीं बहुत सारे। That's why giant covalent molecules have much higher melting points than ionic compounds। समझ आई बात? सर थोड़ा ऊपर कर लेंगे, मैं लिखना है। डन? जी सर। अच्छा, कोवलेंट बॉन्डिंग हम लोग डॉट एंड क्रॉस कैसे बनाते थे? देखो, जैसे हमें बॉन्डिंग बनानी है बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, तो HCl का फॉर्मूला इज हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl। हाइड्रोजन मेक्स वन कोवलेंट बॉन्ड, क्लोरीन आल्सो मेक्स वन कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है इन इट्स ऑक्टेट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाता है, उसके बदले में एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। ऐसे भी बन सकती है बॉन्डिंग, ऐसे भी बनी हुई मिलेगी आपको कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से बीच में बनाए हुए, और आपको बॉन्डिंग ना इस तरह से बनी हुई भी मिलेगी, ओवरलैप, ऑर्बिटल ओवरलैप होगा। राइट, तो तीनों तरीके से आपको समझ आनी चाहिए बॉन्डिंग, तीनों में से कोई भी बनी हुई आपके सामने आ सकती है। अगर आपको बनाने के लिए कहेगा तो आप इनमें से कोई भी बना सकते हो, ठीक है। मैं जो है ये फर्स्ट वाली ज्यादा प्रेफर करता हूँ बनाना, क्योंकि इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, अब आपने कोवलेंट बॉन्डिंग हाइड्रोजन गैस की बनाई हुई है, सिंगल बॉन्ड बनेगा बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। आपने ऑक्सीजन गैस की बनाई हुई है O2, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, बस मैं रिकॉल करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ओ लेवल का है ना, अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही हो ना तो पूछ लेना बीच में। इसी तरह
कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग आपने बनाई हुई होती है. कार्बन मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज इट इज फ्रॉम ग्रुप 14. इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं वो उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाता है. ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है क्योंकि 6 ऑलरेडी है, तो वो 2 ही शेयरिंग पे लगाएगा ताकि बदले में 2 आ जाए. ठीक है ना. अमोनिया की बहुत बनाई होती है बॉन्डिंग आपने ओ लेवल में. नाइट्रोजन इज फ्रॉम ग्रुप 15. इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. तो इट शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो बदले में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो हो जाते हैं 6 और 2 एज अ लोन पेयर उसके पास बचता है अमोनिया. अगर आप ओ लेवल में नोटिस करो ना, तो आप जो कोवेलेंट बॉन्डिंग जिन मॉलिक्यूल्स की बनाते थे वो यूजुअली पीरियड 2 के होते थे नॉन मेटल्स. मीथेन हो गया, इथेन हो गया, इथीन हो गया. तो ये यूजुअली सारे के सारे जो है ना पीरियड 2 के नॉन मेटल्स होते थे. आई थिंक मैंने ग्रुप 2 कह दिया था अभी. पीरियड 2 के नॉन मेटल्स होते थे. लेकिन आपने ओ लेवल में कभी भी सल्फर डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग नहीं बनाई है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की नहीं बनाई है. उसका रीजन क्या है कि सल्फर जो है ना वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा होता बॉन्डिंग करते वक्त. तो जो लोग ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते ना उसको हम कहते हैं डिफाइंग ऑक्टेट रूल. दिस इज नोन एज डिफाइंग ऑक्टेट रूल. देखो सल्फर डाइऑक्साइड की जब हम बॉन्डिंग बनाएंगे तो सल्फर एंड ऑक्सीजन both are from group 16. Sulfur's atomic number is 16, right? Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p4. Oxygen atomic number 8 होता है, तो its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p4. सल्फर के p सबशेल में और ऑक्सीजन के p सबशेल में दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 1, 2, 3. बोथ हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑक्सीजन ऑल्सो नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पेयरिंग कर लेंगे. इसी तरह सल्फर ऑल्सो नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन जब सल्फर डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग बनाने बैठोगे तो इफ यू मेक वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सल्फर में एक सल्फर, 2 सल्फर डाइऑक्साइड में एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन है ना, तो प्रॉब्लम ये होगी कि ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड नहीं हो रहे दोनों ऑक्सीजन के, और सल्फर के भी. सल्फर के तो हो गए 2 बॉन्ड, लेकिन दोनों ऑक्सीजन एटम दे नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स ना, तो दे हैव टू मेक 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो वो सल्फर के साथ ना एक एक बॉन्ड और बना लेते हैं. अब ऑक्सीजन के आउटर शेल में वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें 2 शेयरिंग पे लगा दिए और 2 एज अ लोन पेयर है. तो ऑक्सीजन का तो काम हो गया पूरा. ठीक है, 2 बॉन्ड ग्रुप 16 का 2 बॉन्ड बनाता है. तो हम लेवल में ये पढ़ते थे ना कि भाई ग्रुप 14 के एलिमेंट जो है दे मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स. ग्रुप 15 एलिमेंट्स दे मेक 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट. और ग्रुप 16 एलिमेंट्स दैट सल्फर और ऑक्सीजन they make 2 covalent bonds. Group 17 element like fluorine, chlorine, bromine they make 1 covalent bond only. और हाइड्रोजन भी 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. ये लोग ही करते हैं ना कोवलेंट बॉन्डिंग. नॉन मेटल्स यही है ना. ग्रुप 18 तो करता नहीं है बॉन्डिंग. अगर जबरदस्ती करवाए अब तो करवा सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं करता. लेकिन अभी आपको ग्रुप 18 की बॉन्डिंग करवाएंगे इसी चैप्टर में. अच्छा, सल्फर के आउटर शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. उसने तो देखो 4 शेयरिंग पे लगा दिए उसको, और उसका फिर एक लोन पेयर बचेगा. अब सल्फर के अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स देखूं, देखो ऑक्सीजन के पास आउटर शेल में 6 थे, 1, 2, 3, 4. 2 शेयरिंग पे लगाए, बदले में 2 आ गए, तो ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं टोटल. दूसरा ऑक्सीजन के पास भी यही कहानी है. लेकिन सल्फर के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसने 4 शेयरिंग पे लगा दी. जब वो 4 शेयरिंग पे लगाएगा तो बदले में दोनों ऑक्सीजन से 4 इलेक्ट्रॉन उसको मिलेंगे. टोटल इलेक्ट्रॉन देखो सल्फर के पास कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब ऑक्टेट रूल को ये डिफाइन कर रहा है, मतलब अभी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा. ऑक्टेट रूल क्या था, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट.
सल्फर ऑक्टेट रूल को डिफाई कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं कर सकता। उसका रीजन ये है, जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल पे। सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल के बाद सिर्फ एस सब शेल होता है और पी सब शेल होता है, लेकिन सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल पे। और थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल में एस सब शेल, पी सब शेल और डी सब शेल भी तो होता है ना। सल्फर का डी सब शेल पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सल्फर का पूरा खाली है। तो sulfur can hold up to more than 8 electrons. However, oxygen cannot because it is from period 2. It does not have any space for holding more electrons. Period 2 में second principal quantum shell में there is no 2d, सिर्फ 2s और 2p होता है। लेकिन सल्फर क्योंकि पीरियड 3 का है, उसके बाद 3 प्रिंसिपल क्वांटम शेल है, s और p में तो इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन d पूरा का पूरा खाली है। That's why sulfur can make more than 2 covalent bond but oxygen cannot. समझ आई? तो सल्फर डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग अब ऐसे बनाओगे और आपको बनानी भी आनी चाहिए। सिमिलरली सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 ये भी नहीं बनाई है हमने वो लेवल में कभी बॉन्डिंग, अब बना सकते हैं। 3 ऑक्सीजन एटम्स है ना इसके साथ बॉन्डेड, तो तीनों ऑक्सीजन एटम इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे लाइक दिस। तो सारे ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग पे लगाएंगे इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं लगा सकता 2 से ज्यादा। लेकिन सल्फर जो है ना वो देखो 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, 6 के 6 शेयरिंग पे लगा दिए, तो बदले में 6 इलेक्ट्रॉन और मिलेंगे उसको, तो 12 हो जाएंगे। हाँ, सल्फर कैन होल्ड 12 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सल्फर तो मैक्सिमम जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स तक होल्ड कर सकते हैं थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल में। सही समझ आई ये वाली बात? तो इसको हम कहते हैं डिफाइंग ऑक्टेट रूल। अच्छा, डिफाइंग ऑक्टेट रूल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। बात समझ आई? आगे बढ़े इब्राहिम। यस सर। इब्राहिम क्लासेस रेगुलरली नहीं दे रहे हो आप? मुझे मैसेज करना क्लास के बाद। अच्छा, हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, देखो अब पता है एल्यूमिनियम मेटल है, और अगर नॉन मेटल के साथ जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, तो ये तो आयनिक बॉन्ड है, ये आयनिक कंपाउंड बनता है। देखो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? एल्यूमिनियम बीइंग अ मेटल इट वांट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन बीइंग अ नॉन मेटल इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड की जब हम बात करते हैं ना, तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज तो करना चाहता है, लेकिन वो देखो होता क्या है कि ऑक्साइड तो उसका साइज छोटा है, मतलब ऑक्सीजन एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो उसके न्यूक्लियस से बहुत करीब है, तो जो उसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, तो वो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इजिली अपनी तरफ खींच लेता है और गेन कर लेता है। लेकिन जब क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन एटम जो है उसके पास 3 शेल है, उसका न्यूक्लियस जो है ना उसके वैलेंस शेल से काफी दूर है। तो होता क्या है कि एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट तो कर रहा है अपनी तरफ, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो उसका साइज भी तकरीबन क्लोरीन के जितना ही है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा है, बड़ा। तो बेसिकली एल्यूमिनियम जो है ना, इंस्टेड ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम कहता है कि मैं लूज नहीं कर रहा, क्योंकि क्लोरीन ना छीन नहीं पा रहा उससे सही से इलेक्ट्रॉन्स। तो एल्यूमिनियम कहता है कि हम शेयरिंग कर लेते हैं। एल्यूमिनियम मेटल है, लेकिन कुछ मेटल जो है ना वो नॉन मेटल के साथ इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन आयनिक बॉन्ड वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और ऐसा वो क्यों कर पा रहे होते हैं?
क्योंकि उसका हम रीजन आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब समझने की कोशिश करेंगे। तो एल्यूमिनियम की जो न्यूक्लियस है ना वो भी स्ट्रॉन्गर है, क्लोरीन का भी स्ट्रॉन्गर है। क्लोरीन का ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ऑफ कोर्स, लेकिन क्लोरीन का इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है कि वो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन जो है वो छीन ले उससे। देखो सोडियम क्लोराइड अगर है ना, तो सोडियम और क्लोरीन के न्यूक्लियर चार्ज में काफी फर्क है। तो क्लोरीन सोडियम का इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेता है, छीन लेता है उससे, और सोडियम +1 आयन बन जाएगा, क्लोराइड -1 आयन बन जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम से नहीं छीन पा रहा। जब वो छीन नहीं पा रहा उससे पूरी तरह से, तो क्लोरीन कहता है कि बेस्ट वुड बी कि हम शेयरिंग कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम बीइंग अ मेटल वो जाके ना क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब एल्यूमिनियम तो है ग्रुप 13 का, उसका आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये फॉर्मूला बनता है AlCl3, मतलब एक एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन एटम लगते हैं। अब अगर 3 क्लोरीन एटम लगा रहे हो तो एल्यूमिनियम का आउटर शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो तीनों शेयरिंग पे लगा देगा। लेकिन क्या उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हो रहा ना उसका, उसको इट नीड्स 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको देखा जाए तो इसको भी हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम ना इसी में खुश हो जाता है। वो कहता है कि हाँ ठीक है, 3 ही बॉन्ड काफी है। तो ये कोवलेंट मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये भी एल्यूमिनियम भी ना ऑक्टेट रूल डिफाई कर रहा है। डिफाई कैसे कर रहा है कि वो <8 इलेक्ट्रॉन्स पे सेटल्ड हो गया कोवलेंट बॉन्डिंग करके। इसी तरह बोरॉन भी यही काम करता है। बोरॉन भी ग्रुप 13 में ही होता है, और वो एल्यूमिनियम के क्या कहते हैं ऊपर ही होता है ग्रुप 13 में। तो फ्लोरीन के साथ वो भी जो है ना, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन आयनिक बॉन्ड वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, इसका रीजन और आगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़ेंगे ना कॉन्सेप्ट वाला, तो उसमें और अच्छा समझ आएगा कि क्यों ऐसा बोरॉन और एल्यूमिनियम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाकी मेटल की तरह क्यों नहीं अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते। सिमिलरली एक और हमारे पास कंपाउंड है बेरिलियम क्लोराइड। अब बेरिलियम ग्रुप 2 का मेटल है, लेकिन बेरिलियम भी जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है क्लोरीन के साथ, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन आयनिक बॉन्ड। उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों शेयरिंग पे लगा देगा, बोलेगा कि बदले में 2 और मिल रहे हैं, मैं 4 में खुश हूँ। तो वो 8 कंप्लीट नहीं करता अपने आउटर शेल में, कहता है 4 में ही खुश हूँ। तो वो भी ऑक्टेट रूल को डिफाई ही कर रहा है, मतलब फॉलो नहीं कर रहा ऑक्टेट रूल को। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होना वो भी डिफाइंग ऑक्टेट रूल है, और लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होना वो भी डिफाइंग ऑक्टेट रूल है। अब हमें ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल उठा के दे देगा और पूछेगा कि बताओ ऑक्टेट रूल डिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। वो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखी हुई है ना, तो ये तो है ही, और भी मैं दिखा देता हूँ अभी। अच्छा, ग्रुप 1 में कोई ऐसा नहीं कर रहा होता, ग्रुप 1 का कोई भी मेटल ऐसा नहीं करता कि जाके वो नॉन मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के आ जाए, वो जाएगा आयनिक बॉन्ड ही बना के आएगा। ग्रुप 2 में भी कोई भी ऐसा क्या कहते हैं मेटल नहीं है जो कि जाके सब, सिर्फ बेरिलियम के अलावा और कोई ऐसा नहीं है कि जाके जो है वो नॉन मेटल के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के आए। तो बेरिलियम ये काम कर रहा है ग्रुप 2 में। हाँ, ग्रुप 13 में जो है ना ये काम एल्यूमिनियम कर रहा होता है और बोरॉन कर रहा होता है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, ये थोड़े से ये मेटल्स तो हैं, लेकिन ये गड़बड़ कर देते हैं नॉन मेटल के पास जाके। इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन आयनिक बॉन्ड ये कोवलेंट बॉन्ड बना के आ जाते हैं। सही है। तो कौन कौन से एलिमेंट ऑक्टेट रूल डिफाई करते हैं, उसकी ना यहाँ पे हमने ना एक लिखा हुआ है बकायदा, बनाते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कहते हैं इसको। सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड भी, अब सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी हमने देखा, SO3 भी देखा, SO2 भी होता है इसमें। सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी होता है, मतलब सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन एटम्स लग गए। फॉस्फोरस भी कर रहा होता है। ये सारे जो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं वो सारे पीरियड 3 के ही हैं। फॉस्फोरस 3 बॉन्ड भी बना रहा है जो कि उसकी नॉर्मल बॉन्डिंग है, लेकिन वो फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड भी बना रहा है, जिसको हम PF5 कहते हैं, या PCl5 भी बनता है। क्लोरीन के साथ भी ये काम कर रहा होता है। क्लोरीन भी देखो, क्लोरीन हम कहते थे कि 8 इलेक्ट्रॉन एक 1 बॉन्ड बनाता है, 1 कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे देखो क्लोरीन ने फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाए हुए, कितने बनाए हुए? 5।
मतलब ये जैसे ClF5। और क्लोरीन भी ये काम क्यों कर पा रहा है, क्योंकि क्लोरीन के पास भी थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल है, उसमें क्लोरीन का 3D जो है वो खाली पड़ा हुआ है। तो ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई है और साथ में AlCl3 की, बस यही हमारे पास आती हैं घूम फिर के, जो कि ऑक्टेट रूल डिफाई कर रही होती हैं। तो आपने इन्हीं के बारे में याद रखना है। सही है भाई, कोई सवाल? No, sir. नहीं? अच्छा, इसके अलावा अब हमें पता है कि अगर कोई भी चीज उसकी स्टेट क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, तो आपको उसका फॉर्मूला पता है ना, हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो H2 होता है। इसी तरह ग्रुप 15 में हमने नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला याद किया हुआ होता है, N2 होता है। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन गैस का याद किया हुआ होता है, O2 होता है। ग्रुप 17 में हमने बहुत सारे पढ़े हुए होते हैं, फ्लोरीन भी F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, सब डायटोमिक होता है, आयोडीन I2। अच्छा, स्टेट्स भी हमने इनकी याद की भी होती है रूम टेम्परेचर पे, कि फ्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन जो है लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। अभी भी यही आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के नीचे होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी जो है ना वो मॉलिक्यूल बनाता है। अगर आपने ओ लेवल में MCQ बॉन्डिंग के अच्छे से किए हुए ना, तो आपको एक वो क्वेश्चन याद होगा जिसमें वो कहता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है डेट इज 32। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, जो 2 × 16 करके हम 32 निकालते हैं। ऐसा ही है ना? Yes, sir. अच्छा, इसी तरह वो उस क्वेश्चन में आगे वो ये बात पूछता है कि फास्फोरस मॉलिक्यूल में कितने फास्फोरस एटम्स होंगे, और उसका जो है ना वो हमें MR बता देता है। वो कहता है कि उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 124 है, फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स फास्फोरस मॉलिक्यूल में वर्कआउट करना होता था, तो हम x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख लेते थे कि x की वैल्यू आ रही है 124 डिवाइडेड बाय 31, जो कि बनता है 4। मतलब फास्फोरस मॉलिक्यूल में 4 फास्फोरस एटम्स होते हैं दैट हैव बीन केमिकली या कोवलेंटली कंबाइंड टुगेदर। नॉन मेटल है ना फास्फोरस, तो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह सल्फर का भी आता था कि सल्फर का वो कहता था कि बताओ कि सल्फर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, और MR दे देता था हमें सल्फर मॉलिक्यूल का, कहता था 256 है। तो 256 डिवाइड बाय 32 हम करते थे तो 8 आता था। तो सल्फर मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम। ये भी याद रखना है, ग्रुप 15 में फास्फोरस इज P4 और उसकी स्टेट सॉलिड होती है, और सल्फर मॉलिक्यूल इज एसिड, उसकी स्टेट भी सॉलिड होती है। तो ये दो नए आ गए हैं आपके पास, ये आपको याद रखना है। आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बॉन्डिंग बनाई थी, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनता है बीच में। फ्लोरीन का मॉलिक्यूल में 2 फ्लोरीन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, ब्रोमीन में 2 ब्रोमीन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन की बनाई थी डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन की बनाई थी ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में। फॉस्फोरस में बेसिकली क्या होता है कि 3 फॉस्फोरस एटम ना जमीन पे ऐसे रखे हुए, मतलब समझ लो ट्राइंगल बना हुआ है, और एक ऊपर उठा हुआ है उनसे, पिरामिडल शेप होता है। पिरामिड होता है ना कि ट्राइंगुलर बेस है उसकी, उस पर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पे फॉस्फोरस एटम है, और एक जो है ना हवा में हॉवर करता है, ऊपर है, लेकिन बॉन्ड आपस में सबके बने हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह सल्फर जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 8 सल्फर एटम इस तरह से कम, ठीक है, कोवलेंट। ये सल्फर मॉलिक्यूल है, इसका फॉर्मूला है एसिड। इसको ना हम क्राउन शेप भी कहते हैं, देखो ना क्राउन ताज की तरह बना हुआ है ये। यहाँ 8 सल्फर एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको जरा इसी शेप में ना बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, ये एक बार आई हुई है। इसी तरह जो फास्फोरस है उसमें वी हैव 4 फास्फोरस एटम बॉन्डेड टुगेदर, 3 तो जो है वो नीचे हैं, एक जो है ना वो ऊपर है, उनके पिरामिड बना हुआ है। इसी तरह सिलिकॉन एलिमेंट जो है ना, अगर आपको याद हो कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में, जैसे कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म हमने 2 पढ़ी थी, डायमंड और ग्रेफाइट।
तो डायमंड की बात करें तो कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ग्रुप 14 का है ना। इसी तरह कार्बन के नीचे ग्रुप 14 में सिलिकॉन भी होता है, और सिलिकॉन जो है ना वो भी कार्बन की तरह, सिलिकॉन के एटम सारे वो भी कार्बन की तरह बॉन्डिंग करते हैं, टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं वो डायमंड की तरह, मतलब जैसे कार्बन डायमंड में करते हैं ना वैसे कर रहे होते हैं। ये भी याद रखना। इसको फिर हम सिंबल, देखो डायमंड का फॉर्मूला हम सी लिखते हैं बस, सॉलिड। तो सिलिकॉन का हम SI लिखेंगे और ये भी सॉलिड होता है। इसी तरह इसके नीचे जर्मेनियम भी होता है। जर्मेनियम जो है ना वो भी 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो टेट्राहेड्रल शेप नहीं बनाता, वो ना इस तरह से शेप बनाता है। जर्मेनियम है, इसके ऊपर मतलब रेक्टेंगुलर शेप स्ट्रक्चर बन रहा होता है लाइक दिस। तो बहरहाल हमारे पास जो है ना वो सवाल जो है उसका आता है कार्बन और सिलिकॉन का। अच्छा, स्टूडेंट जो है ना सिलिकॉन को सिलिका से कंफ्यूज कर लेते हैं। भाई सिलिका था सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हमने सिलिकॉन एलिमेंट बनाया है SI, और ये हमने कार्बन एलिमेंट बनाया है, और ये कार्बन की कौन सी फॉर्म बनाई है, डायमंड बनाई है। कार्बन की ग्रेफाइट भी होती है, लेकिन अभी हम डायमंड बना रहे हैं। और सिलिका तो अलग ही चीज थी ना, इसमें एक ऑक्सीजन शेप, तो इसका भी टेट्राहेड्रल ही बन रहा है, लेकिन इसके अंदर सिलिकॉन एटम भी है और ऑक्सीजन एटम भी है, तो ये दो अलग अलग चीजें हो जाती है, राइट। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो। नहीं, ओके। फास्ट तो नहीं जा रहे हैं हम बहुत ज्यादा? कैचअप कर रहे हो ना सब? Yes, sir. अहमद, इब्राहिम, आयशा, इर्तिजा, मोहम्मद, एजाज, साद, साद अभी तक है, शर्मीन एंड याया, फरहान। बेटा फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा? ये मुझे फील हो रहा है कि मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ाया आज। यस सर, आज फास्ट था मेरे लिए। कैचअप कर पाए हो चीजों को? क्योंकि O लेवल वाली चीजें ज्यादा थी, जो इसलिए मैंने कहा कि पेस अप करते हैं चीजों को। बट अगर मुश्किल लग रही है तो हम पेस डाउन भी कर सकते हैं इसको। मुश्किल नहीं हुआ, बस थोड़ा सा फास्ट अच्छा, था आज। चलो अब आगे वाली चीज जो है ना वो बिल्कुल न्यू है आपके लिए, तो उसको थोड़ा सा स्लो पढ़ते हैं। देखो, अब अगर हमने हाइड्रोजन H2 इसकी बॉन्डिंग बनाई है, तो दो हाइड्रोजन एटम आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं दो हाइड्रोजन एटम्स को देखूं तो दोनों हाइड्रोजन एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s1 में है। तो ये जब बॉन्डिंग करेंगे तो अब एक लेफ्ट वाला हाइड्रोजन एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन 1s1 सब शेल में रख के लाएगा ना, 1s1 ऑर्बिटल में, और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है अपने 1s1 में रख के लाएगा। तो ये लोग जब शेयरिंग करते हैं ना, तो ये लोग करते क्या है कि ये दोनों कहते हैं कि हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपने ऐसे रीजन में रखेंगे जो न्यूट्रल हो। मतलब ये लोग पहले अपने ऑर्बिटल्स को, जो SS 1s1 1s 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 ऑर्बिटल है ना दोनों के, उनको पहले ओवरलैप कराते हैं लाइक दिस, और ओवरलैपिंग रीजन में ये लोग अपने शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। तो ये जो रीजन है ना, इसको हम ना इनका ओवरलैपिंग रीजन कहते हैं, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑर्बिटल ओवरलैप। जब ये लोग अलग अलग एटम्स थे ना, तो इनके ऑर्बिटल्स को हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, क्योंकि एटम्स है ना ये दोनों। दीज आर नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जब ये लोग ओवरलैप कर लेते हैं तो ये मॉलिक्यूल बन गया है। तो जब आपस में दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो एक कंबाइंड ऑर्बिटल बन गया है, जिसकी अगर मैं आउटर बाउंड्री बनाऊं ना, तो उसकी आउटर बाउंड्री देखो ऐसे दिखेगी कुछ। मतलब मैं थोड़ा सा बोल्ड करके बनाऊंगा, आउटर बाउंड्री कुछ इस तरह से दिख रही है उसकी।
तो ये पूरा कंबाइंड एक ऑर्बिटल बन गया। तो इसको फिर हम एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ आई बात? तो जब ओवरलैप होगा, अब जैसे ये हाइड्रोजन की एग्जांपल है, अगर हम HCl की एग्जांपल लें, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन 1s1 में रख के लाएगा क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन जो क्लोरीन एटम है ना, उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके कौन से ऑर्बिटल में है? अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं बनाता हूँ, मुझे ये पता होता है कि रुकना कहाँ पर है, क्योंकि क्लोरीन पीरियड 3 में और ग्रुप 17 में, तो ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p5 पे खत्म होती है, और इसके पास पीरियड 3 में तो 3p5 पे खत्म होगी। अच्छा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, पहले अनपेयर्ड बनाएंगे और फिर अनपेयर्ड बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो क्लोरीन के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो 3p में तो उसके सारे के सारे पेयर्ड हैं। ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा, अच्छा 3p में भी दोनों पेयर्ड हैं, और 3p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। सही है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जरूरत नहीं होती है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की। हाँ, जबरदस्ती करवाएं अगर, तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे होता है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं खुद से। अब हाइड्रोजन अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख के कौन से ऑर्बिटल में लेके आएगा, अपने 1s1 में, जिसमें उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में रख के लाएगा, 3p में। अब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये देखा था ना कि 3px 3py 3pz, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। ऐसे जैसे 3px ये बना हुआ है, तो 3py जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा, लाइक दिस। और 3pz भी 90 डिग्री पे होगा, जो इस पेज के अंदर और बाहर निकला हुआ होगा, मतलब टेबल के नीचे। हमें टेबल के नीचे तो नहीं बना सकता ना 2D बोर्ड पे, अब मेरी स्क्रीन 2D है, आपकी स्क्रीन भी 2D है, तो हम ना इसको नीचे बनाने के लिए ना ऐसे डॉटेड से बना देते हैं। दिस इज 3pz। अब क्योंकि हमें 3px 3py ने तो अभी ऑर्बिटल ओवरलैप करना नहीं है ना, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। 3pz ने ऑर्बिटल ओवरलैप करना है हाइड्रोजन के साथ, तो मैं सिर्फ 3pz बना रहा हूँ, बाकी 3px 3py नहीं बना रहा। और मैंने 3pz की ओरिएंटेशन लेट से ऐसे दिखाई हुई है, और इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोग जब ओवरलैप करेंगे, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन 1s1 ऑर्बिटल में रख के ला रहा है, और क्लोरीन अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3pz ऑर्बिटल में रख के ला रहा है। तो ये लोग जब शेयरिंग करेंगे, तो पहले ही अपने ऑर्बिटल को ओवरलैप कराएंगे, मतलब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और क्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप कर रहा है। तो दिस इज sp ऑर्बिटल ओवरलैप। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज sp ऑर्बिटल ओवरलैप। तो इसका जो ओवरलैपिंग रीजन है, उसमें शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि ये रहा। और दोनों के जो न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोरीन का न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, और दोनों के न्यूक्लियस शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड बन गया, क्योंकि ना क्लोरीन छोड़ने के लिए तैयार है शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ना हाइड्रोजन छोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है,
समझ आई यहाँ तक कोई सवाल? Yes, sir. No. अच्छा देखो, हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में H2 मॉलिक्यूल में कौन सा ओवरलैप देखा? S ऑर्बिटल ओवरलैप। दिस वाज S ऑर्बिटल ओवरलैप ना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में, क्योंकि दोनों के S ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे थे। और HCl में हम लोगों ने हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल था, क्लोरीन का P ऑर्बिटल ओवरलैप करा था, तो दिस वाज sp ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया? sp ऑर्बिटल ओवरलैप। इसी तरह pp ऑर्बिटल ओवरलैप भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बॉन्ड बनाऊं क्लोरीन Cl2 का, तो दो क्लोरीन एटम जब आपस में बॉन्ड कर रहे हैं, तो दोनों क्लोरीन एटम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है ना, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके p5 में अगेन इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, तो 3pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो दूसरा क्लोरीन एटम होगा उसकी भी सेम ही सिचुएशन है ना, उसके पास भी 3pz में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब दो क्लोरीन एटम आपस में बॉन्ड करेंगे, तो पहला क्लोरीन एटम अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो 3pz में रख के लेके आ रहा है, और दूसरा जो क्लोरीन है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3pz में रख के लेके आ रहा है। और जब दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो ये ऑर्बिटल ओवरलैप क्या कहलाएगा? दिस वुड बी कॉल्ड एज, क्योंकि दोनों का p ऑर्बिटल है, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज p ऑर्बिटल ओवरलैप। अच्छा, हम लोग S और P को ही देख रहे हैं, D ऑर्बिटल भी तो होता है, क्या वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है? हाँ कर सकता है, लेकिन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सर हम इसको लोग मॉलिक्यूलर P तक ही ऑर्बिटर रहते बोलते हैं। हैं। हाँ, अब जब ये p ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया है, तो ये जो पूरा कंबाइन हो गया ना दोनों ऑर्बिटल, तो कंबाइन होके जो ऑर्बिटल बन गया है उसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वी कैन से, इसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको ना हम लोग यूं करके बनाएंगे कि बीच में क्लोरीन का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। देखो ये कंबाइंड ऑर्बिटल ओवरलैप ना इसका कुछ इस तरह से बनेगा। इसकी जो शेप चेंज हो जाएगी ऑर्बिटल की, यूं करके बनेंगे ये। यहाँ से जो है वो एक कंबाइन हुआ, और ये पीछे थोड़ा सा ना पेंसिल चार्ज नहीं है, तो ये ना आगे पीछे खुद ही बना रही है चीजों को। देखो ये इसका न्यूक्लियस है, और जो दूसरा जब कंबाइन होने के बाद जो है ना, जिस साइड से पी, देखो पी सबशेल जो होता है ना, p ऑर्बिटल यूं करके बनाते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है ना, तो पॉजिटिव में दिखा रहा हूँ। तो ये जो p का एक साइड, इस साइड पे ना इसको लोब कहते हैं, और नीचे वाला भी एक लोब है। तो वो वाले लोब्स जो आपके क्या कहते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैप कर रहे होते हैं ना, ओवरलैपिंग लोब कौन से हैं? जो इन्होंने आपस में ओवरलैप किया है, तो उनका साइज जो है ना ऐसे छोटा हो जाता है। जो मैंने बनाया ना, उनका साइज जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा। बाकी दूसरे लोब जो पीछे वाले लोब है उनका साइज वैसे ही बड़ा रहता है। तो ये जो ओवरलैप कर गए लोब, तो उनको ना फिर हम लोग मर्ज करके एक ही बनाते हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग टू लोब्स, ये जो है ना मर्ज होके समझो इस तरह से बना लेता है। और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी उनकी यहाँ पे आई हुई है। और ये जो मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव बनाया ना, ये बेसिकली क्लोरीन के न्यूक्लियस बनाए। Sir, is this hybridization? नहीं, this is not hybridization. This is just a molecular orbitals. When atomic orbitals combine together to form a molecular orbital. This is not hybridization. Hybridization आगे पढ़ेंगे। hybridization में एक ही एटम के डिफरेंट
orbital, they combine to form a combined energy orbital. That is hybridization. That is a So its own in hybridization. concept. Okay, ठीक है, sir. वो ऑर्बिटल ओवरलैप से जो बनता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे. नेक्स्ट में अच्छा ये चीजें ना रिवाइज करना बहुत जरूरी है. बॉन्डिंग चैप्टर इजी है, लेकिन कुछ चीजें याद करने वाली बहुत ज्यादा हो जाएंगी इसमें ना. हमारा मजीद 4 क्लासेस और चलेगा बॉन्डिंग अभी, और पास पेपर्स की क्लासेस अलग हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री है, जो कि अगेन इट इज स्टिल एज टफ एज ओ लेवल, बट थोड़ा सर स्टेट्स सा ऑफ मैटर नहीं करेंगे? क्या करोगे. स्टेट्स ऑफ मैटर मोल्स के बाद नहीं, मोल्स के बाद रिडॉक्स करेंगे, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे. ठीक है, ए लेवल की सीक्वेंस थोड़ी सी हम चेंज रखते हैं. उसका रीजन ये है कि आप प्रैक्टिकल जो है ना साथ साथ आप प्रैक्टिकल्स भी कर रहे होगे ना, या नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दोगे अभी 2 महीने बाद. तो जी पहले सर. जो है ना हम रिडॉक्स और मोल्स और रिडॉक्स इसलिए पढ़ा देते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है. मोल्स का स्पेशली कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स की टाइट्रेशन आती है, तो वो जल्द से जल्द हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं फर्स्ट टर्म में, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिकल आपको समझ आए जो आप प्रैक्टिकल में कर रहे होते. तो स्टेट्स ऑफ मैटर सर इस साल कोई एग्जाम? आई डोंट थिंक सो, नथिंग.